Hello students, I am your science faculty at JR. So as you know, we are doing a video series for the students of class 8 and in today's video we will continue our previous chapter, that is atomic structure. So I already told you the importance of this chapter. ये चैप्टर क्लास 9th में भी, अगर आप एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे तो ये चैप्टर आपको क्लास 9th में भी होंगे, देन आपको क्लास 11th में भी मिलेंगे। पर अगर आप आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये आपको 9th 10th एंड 11th इन तीनों क्लासेस में आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर के लिंक को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर यू कैन सी द डिटेल्स अबाउट जेआर गुरुकुलम। जैसा कि आपको पता है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड की जाती हैं। सारे चैप्टर के आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाते हैं। उसके अलावा सारे चैप्टर्स को कवर किया जाता है, चैप्टर्स के सब टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है और इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी के रेफरेंस पे तैयार किया होता है वो भी आपको दिया जाता है। क्योंकि जब कभी आप स्कूल एग्जाम्स में अपनी आंसर शीट लिख रहे होंगे तो वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स के हेल्प से आप अपने आंसर को काफी ज्यादा टू द पॉइंट लिख सकते हैं। सो इसीलिए हमारी टीम आपको ये बुलेट पॉइंट्स देती है so that your answer will be the perfect. Then the other facilities you will get from this platform is notes. आपको सभी चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। उसके अलावा नोट्स के एक्सप्लेनेशन, अगर आप वीडियो लेक्चर मिस कर चुके हैं या किसी भी चैप्टर के वीडियो लेक्चर आप मिस कर चुके हैं, देन आप जेआर की साइट पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारी फैकल्टी सभी नोट्स को एक्सप्लेन भी की हुई है जिसको कि आप पढ़कर समझ सकते हैं। Then the other facilities you will get from this e-learning platform is that daily practice paper. Daily practice paper in short DPP ये काफी ज्यादा important होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे questions होते हैं। If you complete your particular chapter, then the first thing you will do is to solve questions. तो सभी स्टूडेंट्स ये रूल फॉलो करते हैं और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो जेआर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है डेली प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में। उसके अलावा जेआर की साइट पे रेगुलर क्विजेस भी होती रहती हैं, आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्विजेस आपके आईक्यू में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी क्योंकि यहाँ पे हर टाइम क्वेश्चंस अपडेट होते रहती हैं, सो दैट आपको हर बार एक नया क्वेश्चन मिलेगा जिससे कि आप नए नए क्वेश्चंस को काफी लेस टाइम में सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा का पूरा टॉपिक्स है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम लोग ऑलरेडी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ चुके हैं और उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसका हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर यू कैन सी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आज का टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उसके अलावा उन्होंने क्या सेटअप तैयार किया था, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और देन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आया। इसी में हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब को फिर से स्टडी करेंगे जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वो क्या होती है, तो हम लोग इसमें उसका यूज देखेंगे। नाउ यू कैन सी हियर सेटअप डन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या क्या सेटअप किए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सो जे थॉमसन ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सारा क्रेडिट भी जे थॉमसन को ही जाता है। सो ये उनका फर्स्ट सेटअप था, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। सेम डिस्चार्ज ट्यूब जो कि विलियम क्रुक्स ने डिजाइन किया था, वो वही सिस्टम को यूज करने वाले हैं जो कि विलियम क्रुक ने यूज किया था। डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम क्रुक्स ट्यूब भी है। सो अगर मैं लेक्चर्स के बीच में कहीं क्रुक्स ट्यूब बोल दूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं डिस्चार्ज ट्यूब को ही रेफर कर रही हूँ।
उसके बाद उन्होंने हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया अक्रॉस 20,000 वोल्ट। ये बुक टू बुक वेरी करते जाती है, कहीं पे ये 10,000 वोल्ट होती है और कहीं पे ये 20,000 और सो ऑन। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये चेंज होते रहती हैं। सो आपको यहाँ पे इस बात पे फोकस नहीं करना कि ये कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। उस सिस्टम का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई था। उसके अलावा पार्शियली इवैक्यूएटेड सीआरटी, दैट मीन्स कि जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जिसको हम लोग क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, वो पार्शियली इवैक्यूएटेड था। दैट मीन्स उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उसको पूरी तरह से नहीं बल्कि कुछ पार्टिकल्स को बम्प आउट कर दिया गया था। दैट मीन्स बाहर निकाल दिया गया था सो दैट अंदर के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कैसे रिड्यूस किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल का भी यूज किया था और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल ZNS था। अगर ये मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर डायग्राम बना देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया या फिर क्रुक्स ट्यूब भी आप बोल सकते हैं इसको। सो ये रहा हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ सोर्स अप्लाई कर रखा था। दैट मीन्स यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स होगा जिससे कि एनर्जी सप्लाई हो रही होगी। यहाँ पे आप इसको हाई वोल्ट कंसिडर कर लीजिएगा और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए। अगर यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ परफॉर्म करेगा और उसके ठीक अपोजिट साइड उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज कर रखा था। फ्लोरोसेंट मटेरियल, बहुत सारे स्टूडेंट को इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है, लेट्स से यहाँ पर एक सरफेस है और इसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई भी बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, दैट मीन्स बीम ऑफ रेज पड़ेगी, तो ये सारे रेज को एब्जॉर्ब करके और कुछ इंटरवल के बाद एमिट करेगा, जिसके कारण हम लोग को लाइट रेज इमिट करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे इस सरफेस पे काफी ज्यादा ग्लो नजर आएगा, काफी ब्राइट स्पॉट ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। सो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं और काफी ज्यादा फेमस फ्लोरोसेंट मटेरियल ZNS है, जिंक सल्फेट। ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फ्लोरोसेंट एनी मटेरियल। सो आई कैन होप नाउ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने जो सेटअप किया था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So here you can see the system which was done by J.J. Thomson. ये सिस्टम J.J. थॉमसन ने तैयार किया था। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, गैस एट लो प्रेशर, यहाँ पे गैस का प्रेशर लो किया हुआ है। उसके अलावा ये कैथोड प्लेट है, दैट मीन्स ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे एनोड है और ये हाई वोल्टेज सोर्स है। उसके अलावा आपको ये डायग्राम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होंगी क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा घुमावदार तरीके से बनाई हुई है। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो की एक स्लाइड रख ली थी ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसान हो। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया हुआ था, ये सब्सटेंस के कारण यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट हुआ और इसी ब्राइट लाइट के बीम को J.J. थॉमसन ने भी नोटिस किया। पिछला डायग्राम आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड था समझने के लिए, पर मैं आपको इस डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपको कैथोड, एनोड और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि जितने भी इस चैप्टर में जितने बार भी मैं डिस्चार्ज ट्यूब बनाऊंगी उसमें ये तीन चीज कॉमन होंगी और ये एग्जॉस्ट पंप भी, ये सारे सेटअप कॉमन होंगे। उसके अलावा मे बी दोनों इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल में चेंजेस आए, प्रेशर में चेंजेस आए, जो इस कंटेनर में और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्रिएट प्रेशर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बट उसके अलावा जितने भी चीजें हैं सारे सेम रहने वाली हैं। J.J. थॉमसन ने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लाइट के बीम थे उसको नोटिस किया और उसके बाद फर्दर उन्होंने स्टडीज की। J.J. थॉमसन और J.J. थॉमसन के साथ ही कई सारे और साइंटिस्ट मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे कि पता चला कि ये कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है और उन्होंने उस मटेरियल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कह दिया। दैट मीन्स अगर ये एक बिम है, जैसा कि ये बहुत सारे रेज को हम लोग, अ कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग बिम बोलते हैं, ये लाइट के कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट हों तो उसे हम लोग बिम बोलते हैं। तो ये अगर बिम ऑफ लाइट है तो कैथोड रेज भी एक बिम थी और उस बिम में जितने भी पार्टिकल्स थे, अगर हम इस रे को कंसिडर करें तो ये सारे मटेरियल पार्टिकल से बने हुए थे।
और जे थॉमसन ने इस मटेरियल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए और प्रूव किया कि ये सारे मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ये सारे रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स ये सभी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम देख के समझ रहे होंगे, या फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सिर्फ देख के प्रेडिक्ट कर रहे थे, पर जे थॉमसन ने इसका प्रूव भी किया। जे थॉमसन और उनके अलावा कुछ और साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और उसके बेसिस पे उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, और उन्हीं सबको हम लोग कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के जैसे पढ़ते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने भी वाले हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। वैसे भी जब कभी भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम आपके सामने आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि कैथोड रेज को डिफाइन करो, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है उसको बताओ। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रे ही शो कर रही थी वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कैथोड रे ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज शो की, जैसे कि कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कैथोड रे जो थी वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी। ये तो कैथोड है, कैथोड प्लेट, और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही थी और वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैथोड रे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इस डायग्राम को देख के आप ये मत कह देना कि ये सारे रेज स्ट्रेट पाथ में हैं, बट ऐसा प्रूफ कर दिया जा चुका है कि ये सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। हम लोग इन सभी कंक्लूजन्स का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस उठते रहे होंगे कि ये कैथोड रे ने कैथोड से ही क्यों ओरिजिनेट हुआ। उसके अलावा हमें कैसे मालूम कि कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट पाथ में ही करती हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा, बट आप यहाँ पर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैथोड रे एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती हैं, मतलब कि वो एक मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई होती है और बहुत सारे मटेरियल पार्टिकल एक स्ट्रीम में फॉलो करती हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे। तो कैथोड रे पार्टिकल्स कंसिस्ट करती हैं। नाउ आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आया है, निगेटिवली चार्ज्ड। जैसा कि आपको पता है, कोई भी स्टूडेंट हो, क्लास 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, सभी स्टूडेंट को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होती हैं। सो ये हमें बिगनिंग में तो नहीं पता था। हमारे साइंटिस्ट को सिर्फ स्ट्रीम के फ्लो को देखकर ये नहीं पता चल रहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, बट इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसके बाद हमें पता चला कि जो कैथोड रे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, एंड दीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और उसी चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो यहाँ तक तो आप क्लियर हो चुके हैं कि ये एक बीम ऑफ लाइट है, और ये बीम ऑफ लाइट कई सारे पार्टिकल मटेरियल से बनी हुई है, और ये पार्टिकल मटेरियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इसी पार्टिकल मीडियम जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। नाउ आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कैथोड रेज deviate from their path in the presence of electric and magnetic field। जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को स्टडी किया जा रहा था तब काफी सारी चीजें चेंज करके देखी जा रही थी कि आखिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। तो वो उसी तरह से हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के बगल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। दैट मीन्स एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा नोटिस किया गया कि जो कैथोड रे हैं वो अपनी एक्चुअल पाथ से डेविएट करगी। जैसा कि आपको पता है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई होगी, क्योंकि आपको भी पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसी तरह से यहाँ पे ये क्लियर कर पाना तो बहुत आसान था कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें तो कैथोड रेज डेविएशन शो करेंगी। ये सारे वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप मार्क कर लीजिएगा।
क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रेज have mass and they possess kinetic energy। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि कैथोड रे पार्टिकल मीडियम से बनी हुई है, दैट मीन्स वो एक पार्टिकल है और पूरे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो उसका अपना मास जरूर होगा। जैसा कि आप क्लास 8th में हैं तो आपको पता होगा या कहीं से आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जैसा कि एक फेमस साइंटिस्ट आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया था। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको इस क्लास में ज्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो मैं आपको बस एक शॉर्ट में आइडिया दे देती हूँ। फर्दर के क्लासेस में 9th और 10th में अगर आप पियर्सन के बुक को फॉलो करेंगे तो आप जानेंगे कि आर ए मिलिकन ने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया। तो इस चैप्टर में आपको इसके बारे में स्टडी नहीं करना, बट इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर हुआ था। और जिस किसी के पास भी अगर मास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स whenever a body is in motion then that body possess some energy and that energy is called kinetic energy। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो कुछ एनर्जी प्रोसेस करती है और हम लोग उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई किसी भी बॉडी के पास मास है तो वो काइनेटिक एनर्जी जरूर शो करेंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जब आप देखेंगे तो ½ mv², दैट मीन्स हम लोग स्पीड का स्क्वायर और मास को जब इंटू करते हैं देन हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर पाते हैं। दैट मीन्स किसी भी बॉडी के पास मास नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। सो आवर लास्ट प्रॉपर्टीज इज द नेचर ऑफ कैथोड रे is independent of the nature of the gas and the material of the electrodes and the quality of the glass। जब मैंने डिस्चार्ज ट्यूब को अच्छी तरह से आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था उसमें कि बहुत सारे साइंटिस्ट विलियम क्रुक के बाद सेम एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म कर रहे थे। कोई उसके इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देख रहा था, तो कोई प्रेशर को, तो कोई मटेरियल को, तो कोई ग्लास के ही मटेरियल को चेंज करके देख रहा था कि कोई एक्सपेरिमेंट या कोई डिफरेंट फेनोमेना होता है या नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उसको बदल बदल के देखा, बट कैथोड रे के कलर में कोई चेंजेस नहीं आए। कैथोड रे अपने प्रीवियस कलर में ही ग्लो कर रहा था। कैथोड रे लाइट ब्लूइश कलर का कलर इवॉल्व कर रहा था एंड जब कभी भी गैस के नेचर को बदल दिया जा रहा था, दैट मीन्स डिफरेंट गैस को यूज किया जा रहा था, तो उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। देन मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स थे या मेटल प्लेट, इसके भी मटेरियल को चेंज कर दिया गया। कोई दूसरा मेटल, दैट मीन्स एनी मेटल, आप यहाँ पे कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। अगर कभी एल्यूमिनियम ट्राई किया गया होगा तो उसके बाद उन्होंने आयरन को ट्राई किया होगा या फिर गोल्ड के मेटल्स को यूज किया होगा या फिर कार्बन रॉड को भी यूज कर सकते हैं। These all are metals and they conduct electricity very well। Then the last thing, उन्होंने ग्लास के जो ये डिस्चार्ज ट्यूब था उसके ग्लास को चेंज करके देखा, पर फिर भी कैथोड के प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया, वो सेम लाइट के साथ ग्लो कर रहा था। ये सारे प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज को जाने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस प्रॉपर्टी को कैसे कंक्लूड किया गया था। So that's how we come to the end of the lecture, and here you can see different platforms of JR। The very first platform you can see here is JR Gurukula। यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसके हेल्प से आप अपनी स्टडी को बूस्ट अप कर सकते हैं। Now here you can see JR Book World। JR Book World काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको की बुक्स या नॉवेल्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। JR आपके इंटरेस्ट के नॉवेल्स को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा अपना बेस्ट करता है, तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बार इस चैनल को विजिट करें। इसमें सारे कंटेंट काफी ज्यादा यूनिक हैं और काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। देन द थर्ड प्लेटफॉर्म इज JR Academics। JR Academics is a platform where our team provide you the notes and all the study materials। अगर आपको अपनी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करनी हो तो आप JR Academics पे जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा JR Blogs, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पर मैं चैप्टर के नोट्स को अपलोड करती हूँ और उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ। मैं हर रोज इस साइट पे आपके नोट्स को अपलोड करती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। और उसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं जो कि करियर रिलेटेड हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आपके करियर को बिल्ड करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। For more video, you can subscribe our channel to get such online video tutorial. Thank you. I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.